Hello, students. Good morning. Welcome to our biology class. And we have been talking about the chapter Cell, the Unit of Life, and we have already covered till the endomembrane system. And the next topic that we have in this line is the mitochondria. You must have already learned about the very basics of the mitochondria in the lower grades as well, right? नाउ इफ यू रिकॉल व्हाट यू रिमेम्बर अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके माइंड में एक ही लाइन फ्लैश होती है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी प्रोडक्शन। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में होती है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और कौन सा प्रोसेस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी प्रोडक्शन? दैट इज जनरली द एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। This is something that you must have learned in the lower grades as well. And this is one thing that obviously flashes into your mind when you talk about that what is the function of the mitochondria, right? सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे एटीपी बन रही है, और किस प्रोसेस से बन रही है? दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, राइट? सो जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का हर सेल में, दैट इज हाईली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब किसी में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, किसी में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइट? बट ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? तो ये डिपेंड करता है कि जो सेल है वो कितना ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द मसल सेल, मसल सेल इज एक्टिव। सो क्योंकि मसल सेल इज हाईली एक्टिव सेल, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है दैट वुड बी टू मच, राइट? उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ऑन दी अदर हैंड, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई थी एक सेल की, कि जो हमारे आरबीसीज है उनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। सो वो उनकी अडेप्टेशन। सो यहाँ से यू कैन रिमेम्बर कि जो एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो फिक्स नहीं है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। ओके, नाउ if we come to the structure of the mitochondria, so this is the diagram that has been given in your NCERT as well. ये थोड़ी सी 3D फॉर्म में दी रखी है। Let's simplify it even more. First thing that you have to remember, जो mitochondria है that is a double membranous structure, right? So it's a double membrane bound structure. दो ऑर्गेनेलीज है जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया और एक जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज द प्लास्टिड्स। ओके, तो सबसे पहले आ गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, एज यू सी दैट इज अ कॉन्टिन्यूस बाउंड्री जो आउटर मोस्ट है, विच इज एक्चुअली मेकिंग अ बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। ओके, बट जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट रेगुलर लाइक दिस, बट रेदर इट्स थ्रोन इनटू द फोल्ड्स। इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं, और इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे। बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों है? सो इसका रीजन ये है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ये जो फोल्ड्स है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ एंजाइम्स which play an important role in aerobic respiration. Aerobic respiration means they must be playing a very important role in energy production. अब ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, इनका क्या रोल है, ये हम आगे आने वाले जो रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए यू जस्ट रिमेम्बर कि ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स है, फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द क्रिस्टे। दीज क्रिस्टे आर एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स हैं विच टेक पार्ट इन द एटीपी प्रोसेस, राइट? नाउ रेदर देन हैविंग अ स्ट्रेट मेम्ब्रेन, ये फोल्डेड क्यों है? क्योंकि जो फोल्ड्स हैं वो सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा एंजाइम्स एसोसिएटेड होंगे, और जितने ज्यादा एसोसिएटेड एंजाइम्स दैट मींस उतनी ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक अडेप्टेशन है ताकि वो एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। तो
It can carry more enzymes, so it has thrown its inner membrane in the form of these folds, और इन folds को हम क्या कहते हैं? Crystal, right? Now if we look at the compartments, अगर तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिकॉल करो, तो उसमें हमने सिंपली कहा था कि इसके अंदर ये जो स्पेस है दैट इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिन है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन थी, तो अंदर वाला जितना पार्ट था उसको ल्यूमिन कह दिया। बट यहाँ पे इफ यू सी देयर आर द टू पार्टीशंस, राइट? सो वन इज दिस वन, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस है, इसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। एंड इफ यू लुक इनटू द डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी, इसको क्या कहा गया है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट? प्लस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो वाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स, राइट? अब जो मैट्रिक्स है, सो देयर आर एक्चुअली, यू कैन रिमेम्बर देयर आर थ्री मेन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है, दैट इज द मैट्रिक्स। हर मेम्ब्रेन, हर स्पेस के साथ जो एंजाइम्स एसोसिएटेड है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि कुछ रिएक्शंस हैं वो मे बी आउटर मेम्ब्रेन पे कैटालाइज हो रही हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे कैटालाइज हो रही हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो मैट्रिक्स में कैटालाइज हो रही हैं। कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से एंजाइम्स हैं जो वो प्रेजेंट होंगे। सो दैट मीन्स हर कंपार्टमेंट, हर मेम्ब्रेन का जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है उस मेम्ब्रेन, उस कंपार्टमेंट में वो क्या है, राइट? नाउ द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसके थोड़े से ओरिजिन को भी रिफ्लेक्ट करेगी, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बट यू शुड रिमेम्बर कि ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनली है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस, दैट इज द प्लास्टिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही कैसी ऑर्गेनलीज हैं? सेमी ऑटोनोमस। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ब्लास्टिड्स हैं उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्यों कहते हैं? नंबर वन, इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए है। अब इफ यू रिकॉल, जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में तो कैसा डीएनए है? लीनियर। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा डीएनए है? दैट इज द सर्कुलर डीएनए, द सेम एज द वन फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। सो कौन सा डीएनए है यहाँ पे? सर्कुलर डीएनए। एंड दैट्स नॉट इनफ, इसके अलावा इसके पास राइबोसोम्स भी कैसे हैं? द वंस दैट रिजेंबल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो 80s राइबोसोम्स हैं, राइट? नाउ इफ यू रिमेम्बर, जो राइबोसोम्स हैं वो डायरेक्टली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो दैट मीन्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अपना डीएनए है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए अपने 70s राइबोसोम्स हैं, ये अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकता है, राइट? So since mitochondria and plastids have its own DNA and a few RNA molecules plus its own 70s ribosomes, so it can synthesize some of its own proteins. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? We call it as the semi-autonomous organelle, right? Now, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वन 70s राइबोसोम जो प्रोकैरियोट से रिजेंबल कर रही है, दूसरा सर्कुलर डीएनए वो प्रोकैरियोट से रिजेंबल कर रहा है। अब ये जो दो चीजें हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो कहाँ से है? फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। वी गोना टॉक अबाउट दिस लेटर कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिन है इसका, बट यू शुड रिमेम्बर कि जो सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम्स हैं ये इसका प्रोकैरियोटिक ओरिजिन शो करते हैं, ठीक है? लास्टली वी हैव इज द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट कैसे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है। सो जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, सो लेट्स से दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया,
and it has to divide, it will simply split into the two daughter mitochondria, right? So एक से कितने mitochondria बन गए? Two. So that is how it divides, simply by the fission. So that's all you have to remember about the structure and the function about the mitochondria. The next cell organelle that we have, the plastids. Plastids are the organelles which are only found in the plant cells. It's absent in the animal cells क्योंकि ये photosynthesis के लिए responsible है. एंड इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में हमने पढ़ा था कि वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनके पास भी क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स. इफ यू रिकॉल, जब हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा था तो देयर वाज अ लाइन दैट आई हैव मेड यू अंडरलाइन इन द एनसीईआरटी कि इसके जो पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं, तो वहां से आपने रिकॉल करना है कि जो प्लास्टिड्स है दैट इज फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स एंड द यूग्लिनॉइड्स, राइट? अब जो प्लास्टिड्स हैं वो तीन टाइप के हैं, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं जो उसको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं. इसी के बेसिस पे हमने पिगमेंट्स को, प्लास्टिड्स को तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वंस आर द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो मीन समथिंग ग्रीन, राइट? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल. एंड इसके अलावा इट ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ द कैरोटेनॉइड्स एज वेल, बट जो मेन कॉम्पोजिशन है इसकी दैट इज द क्लोरोफिल. ओके. अब क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? अभी रिसेंटली आप पढ़ के आए हो कि जो क्लोरोफिल है उसकी जॉब है टू ट्रैप द सनलाइट. प्लांट्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करके खाना बना सकते हैं, बट एनिमल्स कांट बिकॉज प्लांट्स हैव द क्लोरोफिल which can be used to trap the light energy, right? So chlorophyll का क्या function है? Is to trap the light energy. Second we have is the chromoplast. Chromo word repeatedly आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, जैसे chromatin, chromosomes, chromatography. तो ये जो chroma word है that means something related to color. Chromoplast में mainly present है carotenoid pigments. जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, वैसे ये जो कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स है लाइक कैरोटीन है, जेंथोफिल्स है, ये इम्पार्ट करते हैं येलो, ऑरेंज एंड द रेड कलर. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में इफ यू सी एनी ऑफ दिस कलर, कुछ लीव्स में येलो कलर है, सो दैट मस्ट बी डेफिनेटली ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट. आपने देखा होगा जब अनराइप फ्रूट है वो ग्रीन है, जैसे मैंगोज है अनराइप दे आर ग्रीन, बट व्हेन दे राइपन दे टर्न येलो और द येलो ऑरेंज. तो जैसे ही प्लांट में फ्रूट की राइपनिंग होती है, जो क्लोरोप्लास्ट है दे ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रोमोप्लास्ट, राइट? एंड क्रोमोप्लास्ट ही है जो फ्रूट्स को कलर इम्पार्ट कर रहा. द थर्ड वी हैव द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट डज नॉट हैव एनी पिगमेंट. ल्यूको वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज इन द ल्यूकोसाइट्स. Leukocytes are is the other name of the white blood cells in your body. So white blood cells, if you recall red और white blood cells में क्या difference है? White blood cells में कोई color नहीं है. So leuco word generally means white और colorless. इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा है, बट रेदर इट्स स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स. क्लोरोप्लास्ट मेनली आपको मिलेगा ग्रीन पार्ट्स में, विच इज जनरली द लीव्स. क्रोमोप्लास्ट आपको मिलेगा कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. बट ल्यूकोप्लास्ट आपको मिलेंगे स्टोरेज ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टेम में, रूट्स में. दिस इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन खाना स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है. So first we have is the amyloplast. Amylo means something related to the carbohydrates. तो ये क्या स्टोर कर रहे हैं amyloplast? ये एक टाइप के प्लास्टिड्स हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इज द पोटैटो, राइट? एंड द सेकेंड वी हैव इज द helioplasts. Helioplasts are found generally store the oils and the fats. नाउ यू रिकॉल सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स जिसमें आपको इलियोप्लास्ट मिलेंगे, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट ऑयल सीड्स, मस्टर्ड सीड्स हैं, सेजमे सीड्स हैं, जिनमें भी आपको ऑयल मिलेंगे. तो उन सारे के सारे ऑयल सीड्स में जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं दे आर स्टोर्ड इनसाइड द इलियोप्लास्ट्स, राइट?
And then we have the third one, which is the aleuroplasts. Aleuroplast stores the proteins, right? And these protein, कुछ plant seeds के नाम recall करो जिसमें तुम्हें लगता है कि protein present होगा. So best example you can talk about maybe the nuts and the like the beans, right? So pulses, इन सब में क्या present होंगे? एल्यूरोप्लास्ट्स, जो कि क्या स्टोर करेंगे? प्रोटीन्स, राइट? अब इन तीनों में से जो हमें मेनली स्ट्रक्चर करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं, तो ये कहाँ पे मिलेंगे? प्लांट के लीव्स में. बट जो लीव्स है, लीव्स में इफ यू विल सी, अभी हम पढ़ेंगे आगे एनाटॉमी में कि जो लीव्स हैं उसमें ना बैरल शेप्ड लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. लेट्स से दिस इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे आपको बहुत बड़े बड़े सेल्स देखने को मिलेंगे. एंड दीज आर द सेल्स विच आर कॉल्ड एज द मेसोफिल सेल्स, राइट? और इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट. इवन दो क्लोरोप्लास्ट और प्लांट पार्ट्स में भी है और प्लांट के सेल्स में भी है, बट सबसे ज्यादा नंबर इसका कहाँ मिलेगा? लीव्स में. और लीव्स में भी, लीव्स में एपिडर्मल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं. सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलेंगे हमें? मेसोफिल सेल्स में. अगेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है सेल के अकॉर्डिंगली, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वेरी करता है सेल के अकॉर्डिंगली. जैसे यूनिसेलुलर एल्गा है, इफ यू रिकॉल क्लेमाइडोमोनास, उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट है. बट इफ यू लुक एट द लीफ ऑफ द हायर प्लांट, उसमें एक सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, राइट? So this is all we have about the numbers per cell. Now, if we recall the structure of the chloroplast, this is again a 3D diagram, right? But if you see, इसमें भी दो membranes है, outer and inner membrane. Okay, one more thing before we move on. NCERT में there is this one more line. One is the size. ठीक है, that is more of the thing to memorize. So you just underline that important one. Second thing, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर करते हो ना साइज में, क्लोरोप्लास्ट इज वे बिगर देन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा जा सकता, बट क्लोरोप्लास्ट कैन बी इजीली स्टेन्ड एंड कैन बी व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. रिमेंबर, एक रीजन बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज बिगर इन साइज. ओके, now if we look at the structure of a chloroplast, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज कॉमन क्या थी कि दोनों में कितनी मेम्ब्रेन्स है? दे बोथ हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. देयर इज दिस आउटर मेम्ब्रेन एंड देन देयर इज दिस इनर मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज मोर परमिएबल, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी कंपैरेटिवली कम है. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जितनी भी स्पेस है इसको कहते हैं स्ट्रोमा. माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था मैट्रिक्स, राइट? अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट है? नंबर वन, क्लोरोप्लास्ट का काम ही फोटोसिंथेसिस करना है. फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में. सो जितने भी एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए चाहिए, स्टार्च की सिंथेसिस के लिए चाहिए, प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए चाहिए, वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? इन दिस स्ट्रोमा. नंबर वन. नंबर टू, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपने 70s राइबोसोम थे. सेम हियर, बिकॉज प्लास्टिड्स आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली. तो इसके पास भी मैट्रिक्स में पड़ा है इसका स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लस सम 70s राइबोसोम्स. ओके, बट उसके अलावा इफ यू सी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है विच इज लाइक, तुम्हारे पास लेट्स से सिक्के हैं और हमने सिक्कों को ट्रैक कर दिया, राइट? व्हाट डू वी कॉल दीज? these flattened sacs are called as the thylakoids. और जब thylakoids को हमने स्टैक कर दिया, लाइक उनको पाइल अप कर दिया, तो दिस मेक्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ग्रैनम. सिंगुलर इज ग्रैनम, प्लूरल इज द ग्रैना, राइट? तो ऐसे हमें बहुत सारे ग्रैना है जो जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में देखने को मिलेंगे.
right? And they are not isolated, they are actually connected to each other. और इनको ये कनेक्ट कौन सा पार्ट कर रहा है? ये जो कनेक्टिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लेमिला, राइट? So stroma lamella is connecting the two grana. Okay. So thylakoids are these flattened sacs. और जब हमने इनको फाइल में रख दिया like a pile of coins, तो we call it as the grana. सिंगुलर है तो we better call it as the granum. And दो ग्रैनम को आपस में कनेक्ट कौन कर रहे हैं? That is called as the stromal lamella. Now if we कट द थाइलेकोइड ओपन, तो थाइलेकोइड के अंदर भी कोई स्पेस होगी, एंड दैट इज व्हाट डू वी कॉल एज द ल्यूमिन. और इसी ल्यूमिन में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल के पिगमेंट्स. सो इफ दे वुड आस्क यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी? क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर स्पेसिफिकली फाउंड इनसाइड ऑफ द थाइलेकोइड्स. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोथ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर इन द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, जब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करेंगे. सो मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑफ इट एंड डू ड्रॉ द डायग्राम्स. Now, moving on, the next we have is ribosomes. Ribosomes के बारे में हम already पढ़ के आए हैं, but that was the prokaryotic ribosomes. First thing यहाँ पे ये बता रखा है that who discovered the ribosome? That was the George Palade who discovered it. अब, what is ribosome made up of? One thing if you remember, ribosomes के पास कोई भी membrane नहीं है. एंड दिस इज दी ओनली ऑर्गेनली, इकलौती ऐसी ऑर्गेनली है जो दोनों टाइप के सेल्स में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल, राइट? बट ये राइबोसोम्स बने किससे हैं? राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. नाउ व्हाट डज राइबोन्यूक्लियो रेफर्स टू? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. Ribonucleic acid means RNA and proteins. So ribosomes की composition क्या है? This is made up of RNA plus protein. And जिस RNA से ये बनता है उस RNA को हम कहते हैं rRNA. This is the small r. R means ribosomal rRNA. Okay? अब दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि राइबोसोम्स में दो सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दैट इज 70S, बट इट इज मेड अप ऑफ द 50S एंड द 30S सब यूनिट्स टुगेदर. बट यूकैरियोटिक राइबोसोम है दैट इज 80S, बट इट इज मेड अप ऑफ द 60S एंड द 40S सब यूनिट. दिस इज नॉट द एडिटिव प्रॉपर्टी कि तुमने 60S 40S को ऐड करना है तो यू विल मेक इट 100. मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो S है दैट इज एक्चुअली इनडायरेक्टली टेलिंग यू अबाउट की जो साइज और डेंसिटी है राइबोसोम्स की वो कितनी है. S है दैट रेफर्स टू द स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. तो जब हम ऑर्गेनेलीज को वी अलाउ देम टू सेडिमेंट अंडर द सेंट्रिफिकेशन, तो डेंसिटी के बेसिस पे इनका सेपरेट हो जाना. बट जब ये ज्वाइन रहते हैं, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, this overlapping part make their size a bit smaller than it is supposed to be. जैसे 60S 40S must be 100, but due to this overlapping part जो हमने क्लास में भी बात करी थी कि जब ये ज्वाइन कर जाते हैं, ये ओवरलैपिंग पार्ट की वजह से ये जो 50S 30S है ये 70S बनाता है, और 60S 40S 80S बनाता है, राइट? So you're going to understand this better in the higher grades, ki how the sedimentation coefficient affects the size, or how the sedimentation coefficient is giving these numbers 50S and the 30S. Okay. So this is all we have about the ribosomes. The next we have is the cytoskeleton. What does it mean by skeleton? That provides the support. जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन किससे बना है? बोन से. And what is cyto refers to? Cyto means the cell. तो जैसे हमारी बॉडी में सपोर्ट के लिए स्केलेटन है, वैसे सेल में भी सपोर्ट के लिए क्या है? स्केलेटन. नाउ वी नो आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल.
अगर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो सेल तो हर 2 मिनट में अपनी शेप चेंज कर लेगा, बट इट्स नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जब आप एनिमल सेल की डायग्राम बनाओगे तो आपको ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे अंदर, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये इतने ब्यूटिफुली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल के अंदर कि जो सेल की शेप है उसको मेंटेन कर रहे हैं, प्लस इफ द सेल हैज टू मूव इट्स हेल्पिंग इन दैट, राइट? सो व्हाट इज दिस? थ्रेड लाइक है और ये किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है जो कि किससे बना है? फिलामेंटस प्रोटीन से। एंड तीन मेन फिलामेंट्स हैं। वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड इज द माइक्रोफिलामेंट्स, एंड द थर्ड इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। काम क्या है? जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट में हेल्प करना, ऐसे ही स्केलेटन का सेल में भी यही काम है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सेल की मूवमेंट में हेल्प करना, राइट? एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द सेल शेप, जस्ट लाइक skeleton is giving you a shape. Okay, so this is all you need to know about the cytoskeleton, कि इसके तीन फिलामेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं and what is its function. The next we have is the cilia and the flagella. Flagella we have already talked about in the prokaryote as well, but अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनेलीज ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। एंड जो यूकेरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट देन द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। ओके, तो सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल से ओरिजिनेट करते हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि जो सीलिया है दैट इज जनरली स्मॉल इन साइज बट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। बट while on the other hand, ये जो flagella है that is generally fewer in number but comparatively longer, right? Now, cilia एक टाइम पे सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे कोऑर्डिनेटेडली, राइट? तो पैरामीशियम में हमने बात करी थी कि पैरामीशियम अपना खाना कैसे कैप्चर करता है। पैरामीशियम में खाना कैप्चर करने के लिए ये सीलिया थे। सीलिया जब सारे के सारे एक डायरेक्शन में बीट करते हैं तो अपने सराउंडिंग वाटर की मूवमेंट कॉज करते हैं। जैसे जब हम पानी में चप्पू चलाते हैं तो पानी की मूवमेंट होती है, तो ऐसे ही जो सीलिया है जब ये बीट करते हैं तो सराउंडिंग वाटर को मूव करते हैं, राइट? बट फ्लैजुला जब मूव करता है इट शोज अ विप लैशिंग मूवमेंट, और लैशिंग मूवमेंट से ये सेल की मूवमेंट करवाता है। तो सीलिया इज हेल्पिंग इन बोथ। ये तो या तो ऑब्वियसली सीलिया मूव कर रहे हैं तो सेल तो मूव करेगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सेल ये सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव करवाएंगे। बट जो फ्लैजुला है वो सिर्फ सेल की मूवमेंट करवाएगा, पानी में मूव कर रहा है बट ये पानी की मूवमेंट नहीं करवा रहा है। नाउ इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया, this is a section through the cilia. Let's say, or the flagella, we can say. Let's say this was the flagella, a long thread-like structure. तो हमने इसको यहां से काट दिया, and now we are seeing through its section. Okay? सबसे पहले, just like every other organelle, flagella is also an organelle जिसके पास क्या है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या अपनी मेम्ब्रेन है। तो सीलिया और फ्लैजुला, एंड ऑल्सो हम ये कहते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजुला है दिस इज extensions of the cell membrane. Let's say this is the cell, so this is the flagella. तो मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे के पूरे सीलिया फ्लैजुला को enclose कर रही है। So first thing first, it's bound by the cell membrane. It's covered by the cell membrane, right? Secondly, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है उस चीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द एक्सोनीम। So we can say the core of, core means अंदर वाला पार्ट, जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है, उस सारे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम, राइट? अब आपने करना क्या है? नाउ यू हैव टू काउंट दिस। ये है डबलेट क्योंकि ये दो दो के ग्रुप्स में है ना,
नाउ फाइंड आउट कितने डबलेट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. काउंट इट. So you see that there are a total of nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. And what are these made up of? ये बने हैं, हमने अभी पढ़े ना, प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट. So these are made up of the microtubules, and these are present in the groups of two. So these make the doublets. These are present on the boundary, not in the center. So it's the peripheral. So exoneme में जो सबसे पहली चीज present है, that is nine doublets present on the periphery, and these are radially arranged. पूरे के पूरे, क्योंकि हमने सेक्शन में काटा तो we see it like a circular structure. Circular structure में this is something that is present all along the boundary of this entire circle, right? So this is the peripheral doublet. Okay. And then if you see, there's something in the center. दो microtubules center में है, but these are not in the group of two. That makes the singlet. There is a pair of centrally located microtubule singlets we can say. अब अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? We call it as the 9+2 arrangement. Nine peripheral doublets, two central singlets. So now, central tubules आपस में connected है. How the two central tubules are connected to each other? This is called as a bridge. और यही नहीं, even if you see the peripheral ones, पेरिफेरल वन भी तो आपस में कनेक्टेड है. इफ यू सी दिस पार्ट, जो सारे के सारे डबलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इंटर डबलेट ब्रिज. इंटर मींस बिटवीन, दो डबलेट्स के बीच वाला ब्रिज है जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ देन द सेंट्रल ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू ईच अदर. दो ट्यूब्यूल्स हैं, पेयर ऑफ इट विच इज कनेक्टेड. और ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, दिस इज कवर्ड इन अ स्ट्रक्चर, and this structure in which it is covered, this is called as a central sheath, right? तो यहाँ पे 9 डबलेट्स हैं जो कि पेरिफेरी में है. डबलेट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय इंटर डबलेट ब्रिज. पेयर ऑफ और दो सिंगलेट्स हैं सेंटर में, जो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? ब्रिज में. और ये जो सेंटर में सिंगलेट्स हैं, they are enclosed by a sheath called as the central sheath, right? Now, how are these central tubules are connected to the peripheral one? Directly, तो they are not connected. But if you see, doublets में से एक ट्यूब्यूल में से ये this structure is coming up. This is called as the radial spoke. और ये जो radial spoke है, ये किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? This is connecting with the central sheath. That is how the peripheral doublets are connected to the central sheath with the help of radial spoke. क्योंकि 9 doublets है, तो radial spokes भी कितनी है हमारे पास? That is also 9 in number. There are 9 radial spokes, right? So that is all we have about this. And then apart from this, there is one more thing which is the linkers. The peripheral doublets and they are connected by these inter doublet bridges, which is also called as the linkers. Linkers जो दो doublet bridges को interconnect कर रही है, right? So there is a radial spoke, the peripheral doublets को central sheath से connect कर रही है. Then there is the inter doublet bridge और the linkers जो दो पेरिफेरल डबलेट्स को आपस में इंटरलिंक करती है, राइट? नाउ सीलिया और फ्लैजिला, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में पढ़ा था तो हमने कहा था तीन पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट. बेसल बॉडी इज दैट पार्ट जहां से इसका ओरिजिन होता है, जहां से सीलिया और फ्लैजिला का ओरिजिन होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द बेसल बॉडी.
and this is like an animal organelle, which is the centriole. ये हम आगे पढ़ेंगे what is centriole and how does its structure look like. Okay, so this is all we have about the cilia and the flagella. सबसे पहले मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोनिम. कोर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और पेरीफ्री पे 9 डबलेट्स हैं. सेंटर में सेंट्रल सिंगलेट्स हैं एंड वो दो है नंबर में, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस अरेंजमेंट एज द 9+2. दो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड हैं और शीथ के साथ कवर्ड हैं. और जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो शीथ के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दी लिंकर्स, राइट. So this is all we have about the cilia and the flagella. Now, make sure you do make notes up to this point. Any question up to this, do let me know. Okay. So that's all for the today's class. Revise it well and also revise the previous topics from this lesson. Thank you. Have a good day.